प्यारे बच्चों, आज के इस अंक में हम जो कि हमारे इस पाठ का अंतिम टॉपिक होगा, मानव नेत्र की संरचना और उसकी क्रियाविधि के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने चित्र इस बोर्ड पर बनाया हुआ है, हमारा कान जो है एक प्रकार का ध्वनि संवेदी अंग है, जिससे हमें ध्वनि की संवेदना महसूस होती है, ध्वनि के विषय में हमें जानकारी मिलती है। तो मुख्य रूप से इसके 3 भाग हैं, अंतःकरण, मध्यकरण और बाह्य। तो पहला है बाह्यकरण, दूसरा है मध्यकरण और तीसरा है अंतःकरण। कर्ण का मतलब कान होता है, यहाँ हमें यही ध्यान देने की बात है। इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये बाह्यकर्ण का हिस्सा माना जाता है, और ये इतना हिस्सा जो है मध्यकर्ण होता है, और इधर इसके इधर जो है अंतःकरण का हिस्सा होता है। तो देखें, बाह्यकर्ण में ये कर्ण पल्लव जो हमारे ये कान होते हैं, ये पूरा ये इतना हिस्सा, इसे हम कर्ण पल्लव कहते हैं। पल्लव का मतलब जैसे पत्ती होती है उसी प्रकार से है, और इसका काम है ध्वनि तरंगों को एकत्रित करना। इसीलिए देखिए ध्यानपूर्वक कि जिन लोगों को कम सुनाई देता है वो सुनने के लिए अपने कानों के पीछे से हाथ को लगा लेते हैं। हाथ को लगा लेने का मतलब उनका कर्ण पल्लव बढ़ गया। तो आने वाली ध्वनि तरंगें इससे टकरा करके फिर अंदर जो श्रवण छिद्र है, छेद, इसके द्वारा ये अंदर मध्यकर्ण और फिर अंतःकर्ण को पहुंचती हैं। तो इसमें कुछ चीजें हमें ध्यान देने की बात है कि जैसे ये कर्ण पल्लव हो गया और ये अंदर का छेद है। अब ये 2-3 सेंटीमीटर लंबी नली होती है, जिसे हम लोग श्रवण नली कहते हैं। श्रवण का मतलब होता है सुनने से संबंधित, और नली का मतलब नली। तो श्रवण नली क्या है? 2-3 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसके इस अंतिम सिरे पर एक ये पतली झिल्ली जैसे लगी होती है, जिसे हम लोग कर्णपटल या पर्दा कहते हैं। जैसे हम लोग कई बार सुने हैं कि कान का पर्दा, लोगों के कान का पर्दा डिस्टर्ब हो गया है। तो इस प्रकार ये कर्ण पल्लव जो है उसके द्वारा जुड़ी हुई श्रवण नलिका, और इस श्रवण नलिका के अंतिम बिंदु पर जुड़ा हुआ है कर्णपटल या पर्दा। अब इस पर्दे से 3 हड्डियां छोटी छोटी जुड़ी हुई हैं, बहुत छोटी छोटी हड्डियां जुड़ी हुई हैं, जिनमें से एक को मुग्दरक कहते हैं, आपकी बुक में भी इसका नोटेशन है, मुग्दरक, और दूसरी जो है निहाई है, एंविल जिसको कहते हैं, और तीसरी जो है वलयक है। ये इस वलयक के सिरे पर एक छोटा सा अंडाकार छेद होता है। अब इससे जुड़ी हुई ये अर्धचंद्राकार नली है, और इस अर्धचंद्राकार नली का जो संपर्क है ये एक कुंडलित श्रवण तंत्रिका, जो न्यूरॉन्स होती हैं, जो तंत्रिका मस्तिष्क को जाती हैं, वह जुड़ी होती हैं। तो इस प्रकार से ये, और एक ये नली है जो नीचे गले के लिए आती है, ये वाला। तो ये अंतःकरण के ये भाग हो गए, मध्यकर्ण का ये भाग हो गया जिसमें वलयलक है, मुद्गरक है और निहाई है, पर्दा है, ये अर्धचंद्राकार नली है और अंडाकार छिद्र है। तो इस प्रकार से ये कान की संरचना हो गई। अब इसकी क्रिया विधि हम लोग समझ लेते हैं कि इसकी क्रिया विधि क्या है। क्रिया विधि यानी कान जो है कैसे काम करता है। तो अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, जो वातावरण में ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं, चूँकि हमारे पास
चारों ओर वायुमंडल है, वायु है, और इससे जब ध्वनि तरंगें चलती हैं किसी स्रोत से तो यह जो है माध्यम का काम करता है, वायु। और इसमें जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ध्वनि तरंगें संपीड़न और विरलन के रूप में वायुमंडल में चलती हैं। तो जब हमारा कान ध्वनि तरंगों को एकत्रित करता है तो उनके संपीड़न और विरलन को भी ग्रहण करता है, अर्थात वह संपीड़न और विरलन हमें महसूस होता है, मिलता है। तो जिस समय हमारे कान में संपीड़न होता है तो इस श्रवण नलिका, चूंकि श्रवण नली है इसमें भी वायु भरी हुई है, तो इस श्रवण नलिका में संपीड़न के कारण वायु का दाब बढ़ जाता है, और जब वायु का दाब बढ़ जाता है तो ये पर्दे पर दाब बढ़ जाता है वायु का। किसके कारण? संपीड़न के कारण। वो संपीड़न कहाँ से मिला हुआ? वो संपीड़न हमें मिला हुआ है ध्वनि से। तो उस संपीड़न के कारण जब इस पर दाब बढ़ जाता है तो पर्दा जो है अंदर की ओर दब जाता है। ध्यान देना, पर्दा अंदर की ओर दब गया तो इससे जुड़ी हुई तीनों हड्डियां यानी मुद्दरक, निहाई और वलयक, इन तीनों में गति हो जाती है। अच्छा, अब जैसे ही संपीड़न खत्म हुआ, ध्वनि का विरलन आया यानी विरल विरल हो गई वायु, तो ये इस नली में ध्वनि का दाब कम हो जाता है, वायु का दाब कम हो जाता है, और पर्दा जो है कान का पर्दा जो कि एक झिल्ली की तरह काम करता है, जैसे ढोल की झिल्ली होती है, ईयर ड्रम भी इसको कहते हैं। तो ये दाब कम होने के कारण अंदर बाहर की ओर आता है और इससे जुड़ी हुई तीनों हड्डियां फिर हल्का सा अपनी पोजीशन से उसके विपरीत दिशा में हो जाती हैं। तो इस प्रकार संपीड़न और विरलन लगातार पड़ते रहने के कारण कान का पर्दा जो है इस प्रकार से दोलन करने लगता है यानी कंपन करने लगता है, और इस प्रकार से कंपन करने के कारण इससे जुड़ी हुई तीनों हड्डियां जो हैं वे भी कंपन करने लगती हैं, अर्थात उनमें भी दोलन हो जाता है। और ये जो तीनों हड्डियां हैं ये उस कंपन को प्रवर्धित कर देती हैं, बढ़ा देती हैं, एम्प्लीफाई कर देती हैं, और यहाँ पर एक तरल पदार्थ भरा हो जिसको हम लोग ऑटोकेनियम लिक्विड कहते हैं, वह पर्दे के बीच में भरा होता है। वह द्रव अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इन ध्वनि तरंगों को वह विद्युत सिग्नल में बदलता है, उस द्रव के कारण ही ये बदलता है, और वह सारा का सारा सिग्नल जो है इन श्रवण तंत्रिकाओं के जरिए प्रवर्धित और प्रवर्धित हो करके ये धीरे धीरे मस्तिष्क को पहुंच जाता है। कैसा संकेत? अब देखें यहाँ पर तो यांत्रिक संकेत था कान के पर्दे तक, और उसके बाद में कान के पास पर्दे के पास भरा हुआ द्रव जो है उसको विद्युत संकेतों में बदल देता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में बदल देता है, और वह इलेक्ट्रिक सिग्नल्स इन तंत्रिकाओं द्वारा यानी न्यूरॉन्स द्वारा मस्तिष्क को भेज देते हैं, और मस्तिष्क को भेजा गया यह विद्युत संकेत पुनः ध्वनि के रूप में व्याख्या करता है मस्तिष्क, और हमें कोई आवाज़ सुनाई देती है। तो इस प्रकार से ये कान की संरचना हो गई, आंतरिक संरचना, और ये उसकी क्रिया विधि हो गई। तो इस प्रकार आप लोग इसका फिगर अच्छे ढंग से अपनी पुस्तक से देख करके या नेट से डाउनलोड करके आप अपनी फेयर कॉपी में इसको बना लेंगे, और ये क्रिया विधि इसकी इस प्रकार से है, उसको भी आप देख लीजिए। और जो कुछ भी तथ्य न समझ में आए आप हमारे फ़ोन पर संपर्क करके या व्हाट्सएप नंबर पर अपना समस्या भेज करके आप समाधान पा सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की ऐसी कोई स्थिति नहीं है। तो इस प्रकार से ये ध्वनि से संबंधित हम लोगों का टॉपिक यानी पूरा अध्याय जो है समाप्त हो गया। अब अगले अंक में हम लोग कुछ और पढ़ेंगे विस्तृत।